कैलाश मानसरोवर यात्रा ये सिर्फ एक सफर का नाम नहीं है। ये तो एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जो सीधे आत्मा को छू जाती है। आज हम इसी दिव्य अनुभव को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये वो यात्रा है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को चुनौती देती है और सच कहूं तो पूरी तरह से बदल कर रख देती है। ये यात्रा आप कह सकते हैं आध्यात्मिक आनंद और प्रकृति की खूबसूरती का एक संगम है। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। यहाँ तो हर कदम पर आपको प्रकृति की वो भव्यता दिखेगी और साथ ही आध्यात्म की वो गहराई महसूस होगी। दोनों साथ साथ चलते हैं और यही चीज़ इस अनुभव को बिल्कुल अविस्मरणीय बना देती है। तो सवाल यही है ना कि आखिर ऐसा क्या है इस तीर्थ यात्रा में जो इसे जीवन भर का सफर बना देता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि क्यों दुनिया भर से लोग इतनी चुनौतियों के बावजूद इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। देखिए, इतनी बड़ी और सच कहूं तो मुश्किल यात्रा के लिए एक अनुभवी गाइड का होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर बात आती है ट्रैवल दोस्त की, जो 1995 से इस पवित्र यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। सोचिए, एक पवित्र यात्रा के लिए एक भरोसेमंद गाइड कितना जरूरी होता है, खासकर कैलाश यात्रा जैसी कठिन तीर्थ यात्रा पर, जहां अनुभव और विश्वसनीयता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। सही गाइडेंस होना तो ये आध्यात्मिक सफर सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहता, बल्कि सफल और सार्थक भी बन जाता है। ट्रैवल दोस्त की भक्ति की ये विरासत देखिए जरा। 1990 में उन्होंने भारत में यात्रियों की सेवा शुरू की और फिर 1995 में सिर्फ 12 यात्रियों के पहले ग्रुप के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा का बीड़ा उठाया। और आज 3 दशकों से ज्यादा हो चुके हैं और वो 3000 से ज्यादा भक्तों की मदद कर चुके हैं। ये जो अनुभव है ना, यही इस यात्रा को सहज और यादगार बनाता है। तो फिर ये 14 दिन का सफर आखिर होता कैसा है? चलिए अब इस पूरे 14 दिन के यात्रा कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी यात्रा कोच से होती है और हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। तो पहला हिस्सा है नेपाल की तैयारियां। पहले दिन आप काठमांडू पहुंचते हैं, जहां पूरी यात्रा की ब्रीफिंग होती है। दूसरे दिन पशुपतिनाथ और बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन का मौका मिलता है। मतलब यात्रा की आध्यात्मिक शुरुआत यहीं से हो जाती है। और फिर तीसरे दिन हम नेपाल चीन बॉर्डर के पास स्याफ्रुबेशी के लिए निकल पड़ते हैं। असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, तिब्बत में एंट्री। चौथे दिन सारे कस्टम्स वगैरह पूरे करके हम तिब्बत के क्यारुंग पहुंचते हैं। 5वें दिन का सफर सागा तक का होता है और रास्ते में जो खूबसूरत तिब्बती लैंडस्केप्स दिखते हैं, कमाल। और हाँ, छठा दिन ये बहुत जरूरी है। इस दिन सागा में आराम किया जाता है। क्यों? ताकि शरीर ऊंचाई का आदी हो सके। आगे की मुश्किल चढ़ाई के लिए ये तैयारी बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं यात्रा के उस हिस्से पे जिसका सबको इंतजार रहता है, पवित्र परिक्रमा। ये इस यात्रा का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पीक है। दिन 7 ये वो दिन है, वो पल है जो जीवन भर के लिए यादों में बस जाता है। हर तीर्थयात्री इसी एक क्षण का इंतजार करता है। अब तक की सारी थकान, सारी मेहनत इसी एक पल में सार्थक हो जाती है। क्या होता है इस दिन? इस दिन होते हैं पवित्र कैलाश पर्वत और निर्मल मानसरोवर झील के पहले दर्शन। वो पहला दिव्य नज़ारा। सच कहूं तो ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। यही वो पल है जो इस पूरी यात्रा का सबसे खास, सबसे भावुक लम्हा होता है। तो 8वें दिन से परिक्रमा या कोरा की शुरुआत होती है। सबसे पहले दार्चन पहुंचते हैं, जो कैलाश पर्वत का बेस कैंप है। फिर 9वें दिन यमद्वार से ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ से कैलाश के पश्चिमी मुख के दर्शन होते हैं और रात दिरापुख में गुजरती है, जहाँ से उत्तरी मुख का अद्भुत नज़ारा दिखता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो लोग ये ट्रैकिंग नहीं कर सकते वो दार्चन में ही रुक सकते हैं। 5850 मीटर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ऊंचाई है जिस पर डोलमाला पास है, यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट। ये आंकड़ा असल में बताता है कि ये यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी बड़ी चुनौती है। यहाँ आपकी आस्था और आपकी सहन शक्ति दोनों की परीक्षा होती है। और इसीलिए ये कहा गया है कि ये दिन परिक्रमा का सबसे लंबा और सबसे कठिन दिन है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। मतलब साफ है, ये दिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। सीधी चढ़ाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं, इसके लिए सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी मजबूत होना पड़ता है। फिर आता है 11वां दिन, जिस दिन ये पवित्र चक्र पूरा होता है, परिक्रमा पूरी होती है। ये दिन पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा आसान होता है।
इस दिन पवित्र गौरी कुंड के भी दर्शन होते हैं। और इसके बाद इस दिव्य अनुभव की यादों और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वापसी का सफर शुरू होता है सागा की तरफ। तो हमने यात्रा के आध्यात्मिक पहलू को तो समझ लिया, अब जरा उन प्रैक्टिकल चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस यात्रा में शामिल हैं। मतलब ट्रैवल दोस्त की तरफ से क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। चलिए यात्रा के कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। पूरी यात्रा 14 दिनों की है। रूट है काठमांडू से काठमांडू और पूरा सफर कोच से होता है। सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर के बीच का। सबसे ज्यादा ऊंचाई जैसा हमने देखा 5850 मीटर है। और हाँ, खाने पीने की चिंता बिल्कुल नहीं, पूरी यात्रा में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो आपकी यात्रा को आसान बनाने के लिए क्या क्या शामिल है, देखिए। होटल और गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था, आने जाने के लिए लग्जरी कोच, आपके सामान के लिए सपोर्टिंग ट्रक और परिक्रमा के दौरान सामान ले जाने के लिए याक और याकमैन भी, यहाँ तक कि मिनरल वाटर, काठमांडू में घूमने फिरने का इंतजाम और सारे जरूरी परमिट और वीजा, सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब आपको सिर्फ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान देना है। तो ये सब जानने के बाद अब एक ही सवाल बचता है, क्या इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयारी है? एक ऐसी यात्रा जो आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौती देगी और हमेशा के लिए बदल देगी। अगर इसका जवाब हाँ है तो ट्रैवल दोस्त के साथ अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। उनके दशकों के अनुभव और भरोसे के साथ ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव का निमंत्रण है। तो देर किस बात की? अपनी यात्रा बुक करने के लिए आज ही ट्रैवल दोस्त से संपर्क करें और इस अविस्मरणीय अनुभव का हिस्सा बनें।